आवाज की दुनिया के दोस्तों, एक ऐसी आवाज जो हमेशा ये कहती थी, हेलो बहनों और भाइयों। राज की बात बताऊं, मेरी आवाज कभी अच्छी थी ही नहीं। मैं तो बस जो सोचता हूं, जो समझता हूं, जो थोड़ी बहुत सूझबूझ है मुझ में, जो दिल की बात है वो मैं कहता हूं। कोशिश यही रहती है कि दिल की बात दिल से दिल तक पहुंचे। आज ये आवाज खामोश हो गई। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। प्रीति, अमीन सयानी को याद कर रहे हैं आकाशवाणी से जुड़े प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार की आवाज बहुत पास है अमीन सयानी जी की आवाज के, और उनसे जब खुद मिले थे अमीन जी तो उन्होंने कहा था कि वाह क्या बात है। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। नमस्ते बहनों और भाइयों, मैं प्रमोद पी माथुर बोल रहा हूँ। लेकिन आज मैं बड़ा दुखी हूँ क्योंकि मेरे गुरु, मेरे आदर्श आवाज के जादूगर अमीन सयानी साहब का मुंबई में आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। बड़ा दुखद समाचार ये है और सुबह से मैं काफी व्याकुल हो गया हूँ क्योंकि मैं आज मुंबई में नहीं हूँ। होता तो शायद उनका अंतिम दर्शन करने को मिल जाते। और पता नहीं, मेरी और उनकी आवाज दुनिया कहती है सुनने वाले कि काफी रिजेंबल है, काफी मिलती है। और अमीन साहब से जब भी मेरी कभी बात होती थी तो अमीन साहब मुझे फोन पे यही कहते थे कि भाई प्रमोद, आवाज इधर से आ रही है या उधर से आ रही है, मुझे नहीं पता चल रहा है। और वो इतने महान थे कि वो कहते थे भाई प्रमोद, तुमसे एक बात कहूं कि तुम्हारी आवाज जो है वो मुझसे ज्यादा अच्छी है। तो मैंने उनसे ये कहा, मैं तो साहब आपके चरणों की धूल भी नहीं हूँ, लेकिन ये उनका बड़कपन है कि वो कभी भी किसी आर्टिस्ट का दिल नहीं दुखाया करते थे और हमेशा हर आर्टिस्ट को सराहा करते थे। बड़े ही नेक और अच्छे इंसान थे, आवाज की दुनिया के फाउंडेशन थे। वो जमाना आज भी लोगों को याद आता रहेगा। सदियों तक बिना का गीतमाला यूं ही जहाँ जहाँ उनकी रिकॉर्डिंग पड़ी है वो बजती रहेगी, लोग उन्हें याद करते रहेंगे। और उनसे अपनी आवाज को मिलाने की कोशिश नहीं की। मैंने जब जिंदगी में 18 साल की उम्र में पहली बार माइक्रोफोन संभाला तो विज्ञापन के लिए, तो मेरी मुंह से जो आवाज निकली वो बिल्कुल उन्हीं के अंदाज में निकली और तब से ही मैं उन्हीं की आवाज में विज्ञापन करता रहा। तो मैंने कभी ये कोशिश नहीं की कि मैं उनको कॉपी करूं, क्योंकि कॉपी करना कोई वैसे अच्छा नहीं गिना जाता है। लेकिन ये एक ऊपर वाले की देन है कि उनकी और मेरी आवाज जो है वो काफी मिली है। तो इसको तो मैं खुदा की वही कहूंगा कि उनका आशीर्वाद है कि इतने बड़े आदमी की आवाज मुझ में थोड़ी बहुत जो भी है समा गई है। अमीन साहब ने भी मुझसे एक दफे कहा था कि प्रमोद, तुमने मेरा चोगा क्यों पहना? तो मैंने कहा साहब, अब जब मैंने आपको अंदर उतार ही लिया है तो बाहर तो निकाल नहीं सकता। बस उनसे मेरी 2-3 दफा मुलाकात जरूर हुई। अच्छे नेक इंसान थे। पिछले कई दिनों से मैं जन्मदिन पर फोन करता था तो वो बात नहीं कर पाते थे। उनके लड़के राजेश जो हैं वो ये कहते थे कि भाई दादा बात नहीं कर सकते, मैं आपका मैसेज वहां पर पहुंचा दूंगा। बस अब आज इस दुख की घड़ी में और अब मैं ज्यादा क्या कहूँ, दिल मेरा बड़ा दुखी है क्योंकि मैं उनका अंतिम दर्शन नहीं कर पाऊंगा बिकॉज मैं मुंबई में नहीं हूँ। प्रमोद जी ने अपने श्रद्धा सुमन दिए और जो उनकी मुलाकात थी उनसे कुछ बातें उन्होंने शेयर की, कुछ बातें साझा की। आप किन के बारे में बात करना चाह रही हो रश्मि? अमीन जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं प्रदीप सरदाना, वरिष्ठ पत्रकार।
अमीन सयानी साहब के निधन से मैं बहुत दुखी हूँ, क्योंकि उनसे मेरा बरसों से नाता रहा। अभी पिछली बार भी 21 दिसंबर को तो हमेशा की तरह मैंने उनके जन्मदिन पर उनको बधाई दी, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि ये उनका अंतिम जन्मदिन होगा। आज ही उनके बेटे राजू से तो उन्होंने बताया कि आज सुबह 10 बजे उनका निधन हो गया और उनका जो अंतिम संस्कार है वो कल होगा। कोई शक नहीं है, कुछ दुबराय नहीं है कि रेडियो को लोकप्रिय बनाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हालांकि उन्होंने अपनी शुरुआत पहले 1951 के दौर में रेडियो सलोन से की थी, लेकिन वो उनका कार्यक्रम इतना लोकप्रिय हुआ कि उसको देखकर विविध भारती ने भी अपने यहाँ फिल्मी गीतों के कार्यक्रम शुरू कर दिए और उनका बिना का गीतमाला विविध भारती पे आने लगा। तो इससे उन्होंने फिल्मी गीतों को एक नया शिखर दिया, रेडियो को एक नया शिखर दिया। और एक बड़ी बात यह थी कि उस दौर में कोई ऐसा माध्यम नहीं था कि फिल्मी सितारे क्या कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, ये किसी को पता नहीं होता था। लेकिन अमीन सयानी ने उस दौर में बड़े बड़े फिल्म सितारों, बड़े बड़े गायक गायिकाओं, संगीतकारों से बात करके श्रोताओं को इस तरह बातें बताई, इस तरह के इंटरव्यू उनको पेश किए कि श्रोताओं को भी लगता था कि हम साथ बैठे हुए हैं और उनकी बात सुन रहे हैं। मुझे याद है उस दौर में वो नरगिस, मीना कुमारी के इतने इंटरव्यू करते थे। पाकीजा के दिनों की मुझे याद है, इसमें इंटरव्यू करते थे, बताते थे मैं मीना कुमारी के घर से 25वें माले से बोल रहा हूँ, और इस तरह का माहौल पैदा कर देते थे, लगता था कि आप वहीं बैठे हैं। उन्होंने जो रेडियो को जिस तरह का शिखर दिया, उससे रेडियो को एक स्वर्ण काल भी माना जाता है, उससे भी उनका रेडियो के स्वर्ण काल में भी उनकी बड़ी भूमिका है। हालांकि वो पिछले कुछ दिन से बीमार चल रहे थे, लेकिन मेरी उनसे बातें होती रहती थी, लेकिन ऐसे नहीं पता था कि आवाज का ये जादूगर अभी चला जाएगा। उनके कई सपने थे और इस उम्र में भी वो थके नहीं थे, और उसी तरह बिल्कुल साफ उच्चारण में, क्या उनको कम सुनाई देता था कि जब भी बोलते थे एक एक शब्द बहुत उच्चारण साफ होता था और लगता था आप वही दौर देख रहे हैं अमीन सयानी का पुराना, जिसके लिए उनको याद किया जा रहा है और आगे भी हमेशा याद किया जाता रहेगा। और प्रीति, अमीन सयानी कितने ही श्रोताओं के दिल में बसे एक और फिल्म पत्रकार याद कर रहे हैं उन्हें। उनका नाम है एमडी सोनी और वो रहते हैं जयपुर में। मैं जब 12-13 साल का था तो अजमेर जिले में मेरे गांव में रहता था मैं, और रेडियो पे बिना का गीतमाला सुन के मैं उनका दीवाना हो गया, उनका फैन हो गया। ये 1973 और 74 की बात है, और मुझे याद है कि 4 सितंबर 1974 को मैंने पहली बार जो बिना का गीतमाला की जो हिट परेड होती थी, तो जो 16 गाने होते थे वो बाकायदा मैंने लिखे, और ये सिलसिला चला 87 तक, 87 तक मैं वो गीत लिखता रहा। उनकी सूचियां, सालाना प्रोग्राम की बाकायदा वो सारी जानकारियां मैं लिखता रहा। और हमने 1973 में एक धर्मा फिल्म आई थी, तो उससे हम बहुत प्रभावित थे, तो हमने रेडियो श्रोता संघ बनाया और हमने अमीन साहब को सूचित किया। तो वो हमारे से भी जो हिट परेड के लिए जो गीतों की उतार चढ़ाव का जो क्रम है, तो वो हमसे भी, हमारे जो श्रोता संघ के जो सदस्य थे उनसे वो राय लिया करते थे, और हम उनको बाकायदा हफ्ते 15 दिन में वो भेजा करते थे। और इस तरह से ये सिलसिला चलता रहा। उन्होंने रेडियो को और आवाज की दुनिया को इतनी ऊंचाई दी। और मैं 1997 में अप्रैल में जब हिंदी फिल्म गीत कोश के 3रे संस्करण का जो विमोचन था, तब वो आए थे, तब उनसे मुलाकात भी हुई। मैंने अपने संस्मरण भी उनको साझा किए। मैं उनसे प्रभावित रहा, उनकी आवाज से, उनके प्रोग्राम से। उन्होंने इतने रेडियो प्रोग्राम किए, विज्ञापन किए। बिना का गीतमाला के बाद में उन्होंने बिना का हिट परेड शुरू की। बाद में थोड़ा रेडियो से लोगों का थोड़ा रुझान कम हुआ और कुछ और कारण रहे होंगे, तो बिना का गीतमाला बंद हो गई। बाद में उन्होंने गीतमाला की छांव में टाइटल से कई सीडीज निकाली, और उसमें जो बिना का गीतमाला के जो गीतों के जरिए कितने ही पुराने जो संगीतकारों से, गीतकारों से, गायकों से, फिल्मी हस्तियों से वो मिले, वो सब संस्मरण उन्होंने उसमें साझा किए। तो उनकी आवाज जो है वो बहनों और भाइयों करके संबोधित करना, और उससे भारत ने, पूरी दुनिया को जो संगीत प्रेमी है उनको उन्होंने जोड़ा। तो एक बहुत बड़ा एक उनका योगदान, एक रेडियो का सुनहरा अध्याय है, उनके जाने से वो अब अतीत में बदल गया है। तो मैं अपनी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और प्रीति, अब सुन लेते हैं दीपक दुआ, वो क्या कह रहे हैं अमीन सयानी के बारे में। रेडियो बचपन से सुनता आया हूँ, बड़ा लगाव रहा है विविध भारती से, और जब स्कूल के आखिरी दिनों में झुकाव हो रहा था हमारा सिनेमा की तरफ और सिनेमा के बारे में लिखने की तरफ, तो उन दिनों विविध भारती पर जब अमीन सयानी साहब का गीतमाला आया करता था, उनका वो बहनों और भाइयों कहना, मुझे लगता है कि उस जादू से, उनकी उस आवाज का जो एक ऑरा था, उससे शायद ही कोई रेडियो श्रोता बच पाया होगा। हम लोगों ने उनको जब सुनना शुरू किया तो
धीरे धीरे एक नशा सा हमारे ऊपर तारी होता चला गया। और मैं इस बात को स्वीकार करना चाहूंगा कि बतौर फिल्म पत्रकार मेरी जो यात्रा रही उसमें अमीन सयानी साहब का एक बड़ा योगदान रहा, या मैं कहूं कि शायद उनको सुनकर ही हम लोगों को ये लगा होगा कि हमें सिनेमा की तरफ जाना है, इन गानों को सुनना है, जो हिंदी फिल्म संगीत है इसको अपना बनाना है। और मुझे एक चीज ये भी लगती है, बाद में जब रेडियो से भी जुड़े, आकाशवाणी पर हम लोग आते रहे, कि ऐसा कोई रेडियो अनाउंसर भी नहीं होगा जो उनके उस जादू से बच पाया हो। आज उनके जाने की जो खबर सुबह सुनाई दी मुझे बहुत दुखद है, और लेकिन मुझे ये भी लगता है कि वह एक बहुत भरा पूरा जीवन 91 बरस का जीकर गए हैं, और उनके जाने के बाद जो एक परंपरा रेडियो पर इस तरह से शुरू हुई है, उस परंपरा को आने वाली पीढ़ियां कायम रखेंगी, ये ऐसा मुझे लगता है। मुझे ये भी लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अमीन सयानी साहब को कॉपी करके या उनकी कहें कि मिमिक्री करके भी खुद को प्रसिद्ध बनाया, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि एक बरगद का वृक्ष होता है, वट वृक्ष होता है, तो उसके आसपास का जो है मामला वो उस तरह से नहीं पनप पाता। तो मुझे लगता है कि जो रेडियो अनाउंसमेंट की जो दुनिया है उसमें अमीन सयानी साहब एक वट वृक्ष के समान थे। तो ये एक बड़ा स्वाभाविक था कि उनके उस स्टाइल से या उनका जो एक बोलने का एक नया शुरू किया, उससे शायद बच पाना मुश्किल रहा होगा कुछ लोगों के लिए। और आज भी मैं देखता हूं कि चाहे वो रेडियो ही नहीं, बहुत सारे जब स्टेज प्रोग्राम्स में भी लोग कंपेयरिंग करते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, तो वो जो स्टाइल है वो कहीं ना कहीं अमीन सयानी साहब को कॉपी किए बिना उनका काम नहीं चल पाता है। तो ये मुझे लगता है कि हम एक तरह से अमीन सयानी साहब हम सब के भीतर थोड़े थोड़े मौजूद हैं। समाचार पत्र हिंदुस्तान की एग्जीक्यूटिव एडिटर जयंती रंगनाथन बता रही हैं अमीन सयानी जी के बारे में। मैं जयंती रंगनाथन हूँ। मैं हिंदुस्तान अखबार में एग्जीक्यूटिव एडिटर हूँ, साथ ही साथ में काफी उपन्यास भी लिखती हूँ। अमीन सयानी को मेरी पीढ़ी में ऐसा कौन होगा जो नहीं जानता। बचपन के मेरे सारे दिन और खासकर बुधवार का दिन 8 बजे हम सब जो है रेडियो के सामने आके बैठ जाते थे और रेडियो सिलोन में गीतमाला कार्यक्रम शुरू हो जाता था, और उसमें जब अमीन सयानी की आवाज आती थी भाइयों और बहनों, ऐसा लगता था जैसे वो सीधे हमें संबोधित कर रहे हैं। क्या आवाज थी उनकी, जोश से भरी, इतनी मीठी, इतनी मधुर। तो गाने सुनने का तो शौक था ही, और मैं उस जमाने की बात कर रही हूँ जब मनोरंजन के हमारे पास बहुत सारे क्या कह रहे एवेन्यूज नहीं थे बिल्कुल, इसलिए उनसे मिलने का और उनका इंटरव्यू करने का मुझे मौका मिला। और जब मैं उनसे मिली और जब मुझसे कहा कि आइए कमरे में आइए बैठिए, और मैं ठिठक की खड़ी हो गई, लगा मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। ये तो वही आवाज है जिसने मेरे बच्चे को जीवंत किया था। और उन्होंने पूछा भी क्या हुआ भाई जयंती, मैंने कहा आपकी आवाज। बोले अरे आवाज ही की तो खा रहे हैं। तो वो जो उनकी आवाज है और बचपन से उनका रिश्ता, सालों से उनका रिश्ता, मैं तो कभी नहीं भूल पाऊंगा। ऐसी शख्सियत बहुत कम आते हैं हम लोगों की जिंदगी में भाई। जैसे कि मैंने जिक्र किया था कि 54,000 से अधिक रेडियो प्रोग्राम्स उन्होंने किए हैं, और इसके अलावा 19,000 से अधिक स्पॉट जिंगल्स किए हैं। अमीन सयानी जी केवल रेडियो में ही नहीं बल्कि उन्होंने फिल्मों में भी काम किया है, बता रहे हैं प्रसिद्ध गीतकार देवमणि पांडे, जो हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से और याद कर रहे हैं अमीन सयानी को। मेरा नाम देवमणि पांडे है। मैं शायर हूँ, सिने गीतकार हूँ, यानी कई फिल्मों में गीत लिखे हैं, और मैं स्टेज कार्यक्रम कंपेयर भी करता हूँ। इसलिए जो है कई बार अमीन सयानी साहब से मुलाकात हुई, हम लोग स्टेज पे रहे, और मैं उनका बचपन से ही फैन हूँ। तो हम लोग जब गांव में थे उस समय बिना का माला सुनते थे, और हमको अच्छा लगता था। हमेशा उनकी स्टाइल पसंद थी, जैसे आपने कहा कि बहनों और भाइयों, वो जिस अंदाज में बोलते थे वो बहुत प्यारा था। और मुंबई में जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि सेंट जेवियर कॉलेज है मेट्रो सिनेमा के सामने, वहाँ बिनाका की रिकॉर्डिंग होती थी और सड़क का शोर आता था। उस शोर को दबाने के लिए आवाज को थोड़ा, और बाद में वही उनकी स्टाइल बन गई। और वो स्टाइल कितनी ज्यादा लोकप्रिय थी कि कहीं भी वो आज भी जाते थे तो जैसे ही वो किसी को कुछ एक शब्द बोलते थे लोग पहचान लेते थे। तो उनकी खास बात ये थी कि वो जिस स्टाइल पे रेडियो पर बोलते थे उसी स्टाइल में अपनी व्यक्तिगत बातचीत में भी बोलते थे। अगर आप जो है उनसे किसी बात पर
बहस कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, तो जब उसके बारे में वो बताना शुरू करते थे तो बिल्कुल उसी स्टाइल पे जैसे वो रेडियो पे बोलते उनकी आवाज सुनाई पड़ती थी। एक जो है यहाँ हमारे दोस्त थे R.K. पालीवाल, उनकी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, हाँ, मानखुर्द के एक स्कूल के बच्चों पर। तो बहुत संकोच में उन्होंने अमीन सयानी साहब को फोन किया कि हमारी फिल्म की कमेंट्री हम लोग चाहते थे कि आपकी आवाज में हो, क्योंकि हम बहुत बड़े फैन हैं आपके। तो अमीन सयानी ने कहा कि तुरंत बच्चों का काम है ये, तो मैं इसमें पीछे क्यों रहूंगा, और उन्होंने सारी रिकॉर्डिंग अपने स्टूडियो में करके उस फिल्म के लिए उपलब्ध करवाई। और उनकी आवाज में जब उस डॉक्यूमेंट्री का प्रीमियर शो हुआ तो मैंने भी उनके साथ बैठ करके वो फिल्म देखी। तो इतने अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे और इतनी अच्छी स्टाइल कि किसी भी फंक्शन में अगर वो अग्रिम पंक्ति में बैठे हैं और किसी को उन्होंने नमस्कार भी बोल दिया तो पीछे की पंक्ति में 4 से 10 लोग खड़े हो जाते थे, अरे ये आवाज तो अमीन सयानी की है। तो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में अपनी तरह की वो एक अकेले उद्घोषक थे कि जो हमेशा, जैसे कहा जाता है कि मेरी आवाज ही पहचान है, कि वो अंधेरे में भी कहीं खड़े हो करके बहनों या भाइयों या कुछ नमस्कार भी बोल देते तो लोग पहचान जाते थे। तो ऐसे महान उद्घोषक को, और इतने ज्यादा लोगों ने उनकी कॉपी की, खासतौर से जो ऑर्केस्ट्रा शो होते थे, म्यूजिक के स्टेज कार्यक्रम, उनके जो अनाउंसर थे, इतने ज्यादा लोगों ने उनकी कॉपी की, उनको फॉलो किया, उनका अनुसरण किया कि ऐसी दूसरी शख्सियत दिखाई नहीं पड़ती। तो अपने आवाज से, अपने अंदाज से अमीन सयानी साहब हमेशा हमारे हिंदुस्तान की फिजाओं में गूंजते रहेंगे और हम सब उन्हें याद करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अपनी यादें बांट रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व सहायक निदेशक श्री सुनील देवधर जी, जो हमारे साथ जुड़े हैं पुणे से। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील देवधर आकाशवाणी पुणे से असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में रिटायर हुआ हूँ और रेडियो में शुरुआत अनाउंसर के बतौर ही हुई थी। आज जब ये खबर सुनी कि अमीन सयानी जी नहीं रहे, ये तो बात है कि अब जिस उम्र में वे थे, लगभग 91 साल के, तो ये तो तय है कि इस दारे फानी को हर कोई छोड़ता है। लेकिन वे गए कहाँ? वो शेर है अहमद फराज का, जिसमें वे कहते हैं कि बदला न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, बदला न मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मेरे जाने के बाद भी मैं तेरी महफिल में हूँ। भला आवाज भी कभी खत्म होती है क्या? आवाज तो हमेशा हमें उनकी सुनाई देती रहेगी, क्योंकि इतना लंबा सफर, लगभग समझ लीजिए कि 1953 से लेकर 2000 तक बिना का गीतमाला में, और उनकी आवाज शब्दों के साथ और शब्दों से परे भी एक अलग खूबसूरती महसूस कराती थी। और यही उनकी खासियत थी, जिस मेलोडी के साथ में वे शब्दों को बोलते थे, तो यही बात थी। और इसीलिए वो कहते हैं कि दिल के गुंजान रास्तों पे कभी तेरी आवाज और तू है अभी। तो वे हमारे बीच हैं, हमारे बीच रहेंगे। न केवल आवाज यानी पर्दे के पीछे ही नहीं रहे, वे पर्दे पर भी आए थे। 3 देवियां, भूत बंगला, कत्ल जैसी फिल्में, लेकिन शायद उसमें भी उनका रोल जो है वो एक प्रेजेंटर का, एक अनाउंसर का, या किसी कार्यक्रम को संचालित करते हुए, तो पूरी जिंदगी अपनी आवाज को लेकर, अपने शब्दों को लेकर, अपने लहजे को लेकर वे चर्चा में रहे। और वो जमाना भी ऐसा था कि सिर्फ एकमेव माध्यम था रेडियो, और ये भी कुछ वजह रही कि सारा ध्यान उसी तरफ रहा, बावजूद इसके कि सारा ध्यान रेडियो पर केंद्रित हो, लेकिन अपनी अपनी खासियत जरूर होती है जिसकी वजह से वो पहचान बनती है। और वो पहचान वे हमारे बीच छोड़ गए हैं। 91 साल का बड़ा लंबा सफर और जिंदगी होती है। वे जहां भी हैं, जहां भी होंगे, बेशक हम सबके बीच होंगे अपनी आवाज के जरिए से। छोटे पर्दे और बड़े पर्दे से जुड़े अभिनेता अखिलेंद्र मिश्र मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए और अपने विचार साझा करना चाहते हैं अमीन सयानी के बारे में। मेरा नाम अखिलेंद्र मिश्र है और मैं अभिनेता हूँ रंगमंच का और सिनेमा का। अमीन सयानी जी से जो हमारा संबंध है वो बचपन से ही है।
और हम लोग घर में ट्रांजिस्टर चलता था या रेडियो चलता था या मोहल्ले में कोने कोने में ट्रांजिस्टर लेके लोग बैठे रहते थे, या मोहल्ले में जो पान की दुकान होती थी वहाँ वो बुधवार को एक आता था बिनाका गीत माला, और उसमें ये सुनने के लिए लालायित होती थे कि भाइयों बहनों मैं आपका दोस्त अमीन सयानी। तो ये एक बड़ा बढ़िया होता था। और हम लोग कभी भी सयानी नहीं कहते थे, हम लोग हमेशा सयानी कहते थे। और जो आवाज की जो जादूगरी थी, मतलब शब्दों के साथ खेलना, शब्दों के मर्म को, शब्दों के अर्थ को, उसके अध्यात्म को कैसे बोल के रेडियो के माध्यम से वो कैसे आकर्षित करते थे अपने श्रोताओं को। और उनके एक एक अल्फाज ऐसा लगता था कि वो मिस ना हो, वो एक एक शब्द, और वो पूरे हफ्ते कानों में गूंजता रहता था। बल्कि ओ हो अद्भुत अद्भुत। मैंने बचपन में अभी भी, मतलब आज तो बहुत दुखद समाचार आ गया ये सुन के, मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। वरिष्ठ साहित्यकार, फिल्मकार और चिंतक राजेश बादल हमारे साथ जुड़े हैं। वो बता रहे हैं कि वो दौर जब रेडियो मनोरंजन का साधन हुआ करता था, ज्यादा कुछ मनोरंजन के साधन नहीं थे। उस समय अपनी आवाज से शब्द दृश्य उकेरने में अमीन जी का कोई सानी नहीं था। आइए सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं। यूं मैं कहूं कि उनके साथ मेरा अपना रिश्ता जो था करीब 35 साल से था, और जब भी उनसे बात होती थी तो आपको याद होगा कि आकाशवाणी के जो एक बहुत दिग्गज समाचार वाचक होते थे देवकी नंदन पांडे जी, उनको हम लोग बड़े सम्मान के साथ याद करते थे। और मेरी उनसे पहली जो मुलाकात हुई थी वो 1987 में या 88 में हुई थी। जसदेव सिंह जो होते थे, जो बहुत अच्छे कमेंट्री करते थे, और उनकी आवाज भी हम लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा होती थी। तो मैं जब आकाशवाणी में था तो अक्सर उनके साथ मेरे बातचीत होती थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अमीन सयानी के स्वर में अनेक पीढ़ियां निकल गईं, और बहुत सारे हम जैसे लोग उस स्वर को महसूस करते हुए अपने दिल में उनको धड़कते हुए महसूस करते थे। और यूं ठीक है कि वो कुछ समय से अब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन वो आवाज भाइयों और बहनों और बिनाका गीतमाला का जो उनका अपना सफर था, मुझे याद है कि कभी कभी 8 से 9 बजे जब शहर में मैं था तो उनकी आवाज गूंजती थी रेडियो पर, और ऐसा सन्नाटा कर्फ्यू जैसे लग जाता था। मुझे ये भी याद है कि मेरे पास उस वक्त साइकिल होती थी, तो पैदल साइकिल चलते चलते अगर मैं 2 किलोमीटर चला जाऊं तो पूरी बिनाका गीतमाला आप 1 घंटे सुन सकते थे बगैर एक शब्द मिस किए। यानी हर दुकान पर फुल वॉल्यूम पे लगातार बिनाका गीतमाला, और उस 1 घंटे के उस प्रोग्राम की चर्चा अगले दिन सरकारी दफ्तरों में कोई काम नहीं होता था आधे दिन तक, उसके 1 दिन पहले से सिलसिला शुरू हो जाता था। और कि भई आज इस बार बिनाका गीतमाला में कौन से गीत आएंगे, 16वीं पायदान पर कौन सा होगा, पहले पर कौन सा होगा, और आप 3 दिन तक ये देश बिनाका गीतमालामय हो जाता था। ऐसा जादू, ऐसा तिलिस्म, ऐसा सम्मोहन मैंने अगर देखा है तो बांध के रखने वाली आवाज देवकी नंदन पांडे की थी, जो खबर की दुनिया के थे, लेकिन अपने दिलों तक अपने संगीत और फिल्मी जानकारियों से लोगों को जोड़ के रखने वाले अमीन सयानी साहब थे। अभी बीते दिनों जब उनकी तबीयत कुछ ठीक थी, मैं उनसे मिला था, और थोड़ी देर, चूंकि कम बोलते थे और सुनते रहे वो ज्यादातर बात, और उन्होंने हमारी जयपुर की उस मुलाकात को याद किया था। कुछ बरस पहले की बात है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक थोड़ा सा कभी कभी कसक होती है कि जो ब्रॉडकास्टर्स अच्छे होते हैं, जो प्रसारक बहुत अच्छे होते हैं, हम लोग जो आजाद भारत में 75 साल के बाद भी अभी उनकी आवाज, उनकी जानकारियां, उनके प्रस्तुति कौशल पर अभी तक हम कोई बहुत गहरा शोध नहीं कर पाए हैं। और अमीन सयानी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके सारे काम पर कुछ बढ़िया से शोध हों, फेलोशिप आए, सम्मान हो, और हम उनकी परंपरा को आगे बढ़ा सकें। अमीन सयानी साहब का जो बोलने का अंदाज था, हमें ये ध्यान रखना होगा कि उस दौर में हिंदुस्तान में टेलीविजन नहीं आया था उस तरह से, और केवल रेडियो यानी आवाज की दुनिया लोगों के मनोरंजन का साधन थी, लोगों की जानकारियों का साधन थी, लोगों की सूचनाओं का साधन थी। उस तरह जो जैसे मान लीजिए कि फिल्मी गाने हैं, तो वो हर आदमी, हर शख्स रिकॉर्ड नहीं खरीद सकता था।
हर आदमी उस समय रहा होगा 1960, 65, 70, 75, 80 तक टेलीविजन कुछ घरों में था, कुछ घरों में, बहुत ही, वो भी महानगरों में। तो केवल रेडियो आम आवाम का इकलौता जरिया था जो लोगों के दिलों तक पहुंचता था, पकड़ बनाता था। तो उस दौर में अमीन सयानी की जब आवाज गूंजी तो लोगों ने, क्योंकि वो बात करते थे फिल्मी गीतों के बारे में, और उनके जरिए जो कभी कभी आपने देखा होगा कि जो आपस चुहल भी होती थी, उनके बाद का जो कार्यक्रम एक शो हुआ करता था, तो उस शो में वो लोगों को ये लगता था कि उनके अपने घर की बात हो रही है। मसलन किसी प्रेम गीत को लेकर के वो जो आपस में बात करते थे तो वो अपनी पत्नी की बातचीत छेड़ देते थे कि अरे मेरी पत्नी नाराज हो जाएगी, इस लड़की का नाम तुम दिला रही हो। तो इस तरह से जो बहुत घर घर की कहानियां होती थी उनको बहुत अंदाज में परोसते थे कि वो हर व्यक्ति को ये लगता था कि ये तो उनके अपने मन की बात कह रहे हैं अमीन सयानी जी। एक आम आवाम, देखिए 2 तरह की गीत होते हैं या संगीत होते हैं, क्योंकि अमीन जी के बारे में हम सिर्फ फिल्मी गीत को लेकर के जोड़ के नहीं देख सकते। तो एक शास्त्रीय संगीत सबकी समझ में नहीं आता, लेकिन जो अमीन साहब पेश करते थे उन गीतों में वो गीत होते थे जो लोक संगीत पर आधारित होते थे, लेकिन शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए जब गीत वो पेश करते थे वो कुछ इस अंदाज में वहां की उसकी कुछ पर्दे के पीछे की कहानी लेके आते थे, और लोगों को लगता था कि अरे इतना अनमोल खजाना अमीन साहब के पास में है। और चूंकि कोई विकल्प दूसरा नहीं था उस समय मनोरंजन में, इसका मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी आवाज कोई कमतर थी, लेकिन दूसरा कोई अमीन सयानी उस दौर में इकलौते जो रेडियो का माध्यम था उस दौर में उभर के नहीं आ पाया। अलबत्ता ये जरूर हुआ कि देवकी नंदन पांडे, अमीन सयानी और खबरों की दुनिया में अशोक वाजपेयी या इंदु वाही या विनोद कश्यप, और मुझे याद आता है 1996 की बात है या शायद 95 की बात होगी, सुनील दत्त साहब होते थे उस समय केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री होते थे शायद। तो सुनील दत्त साहब से मेरी बड़ा अच्छा परिचय था। तो एक दिन हम बॉम्बे में बैठे हुए थे उनके पास, और सुनील दत्त साहब ने कहा कि मैं भी देखिए रेडियो से जुड़ा रहा हूं पहले, और लेकिन अमीन सयानी साहब ने जो लोकप्रियता हासिल की, हम सब लोगों के लिए वो एक ऐसा विषय है कि हम सब लोग मन ही मन उनसे ईर्ष्या कर सकते हैं, वो हमारे महानायक हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी किस तरह से चीज आती थी। देखिए सुनील दत्त के बाद हम लोगों की पीढ़ी आप मान सकते हैं, हमारे बाद हमारे जो और बच्चे तक जो है अमीन सयानी के कार्यक्रमों को, अमीन सयानी के बोलने के अंदाज की कॉपी करते थे, नकल करते थे। और आज भी मैंने देखा, जो सुबह से बात हो रही है तो अमीन सयानी साहब के बारे में, तो नौजवान पीढ़ी भी उतनी ही दुखी है जितना हम सब लोग अपने अपने दिलों में उस तकलीफ को महसूस कर रहे हैं। लगता ही नहीं है कि अमीन सयानी साहब अब नहीं है। जैसा लता जी के जाने के बाद हमें लगा था, वैसा ही कुछ अब अमीन जी के जाने के बाद लग रहा है। धीमे सुरों से कोई मधुर गीत छेड़िए, ठहरी हुई हवाओं में जादू बिखेरिए। तो आवाज का ये जादू अभी थोड़ा थम सा गया है। आकाशवाणी परिवार की ओर से श्रद्धा सुमन अमीन सयानी जी को। और अब प्रीति और रश्मि आपसे चाहती है इजाजत। नमस्कार। कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे।
तभी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ जिंदगी। आइए दोस्तों, रंग तरंग में आके मैं आपके सामने नजर करता हूं राजेश कुमारी राज। लिखती हैं कि आंखें हैं मुंतजिर मेरी उनकी नजर मिले। आंखें हैं मुंतजिर मेरी उनकी नजर मिले, हसरत है उनको ये किसी सूरत खबर मिले। दौलत थी जिनके पास फकत उनको घर मिले, जिनको गुमा था इल्म पे वो दर बदर मिले। कब तक ये तीरगी में बहाती रहेगी अश्क, ख्वाहिश है शाम गम की कभी तो सहर मिले। बुलबुल जो चारागर की मोहब्बत में कैद थी, खाली कफस में टूटे हुए उसके पर मिले। खाते थे तितलियों की हिफाजत की जो कसम, उनके ही हाथ खून से हमें तरबतर मिले। अपने को जो फकीर बताते रहे सदा, उनकी तिजोरियों में ही शम्सो कमर मिले। वो धूप जानती है फकत क्या है जिंदगी, जिसको हर एक सिमत ही ज़ेरो ज़बर मिले। और बैठे हुए हैं कब से वो साहिल पे दोस्तों, उम्मीद से कि उनको भी एक दिन गोहर मिले। राजेश कुमार राज। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं, दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। हर नए मोड़ पे एक ज़ख्म नया देते हैं। दोस्त क्या सिला देते हैं, हर नए मोड़ पे एक ज़ख्म नया देते हैं। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। तुमसे तो खैर घड़ी भर की मुलाकात रही,
तुमसे तो खैर घड़ी भर की मुलाकात रही, लोग सदियों की रफाकत को बुला देते हैं, हर नए मोड़ पे एक ज़ख्म नया देते हैं। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। कैसे मुमकिन है धुआं भी ना हो और दिल भी जले, कैसे मुमकिन है धुआं भी ना हो और दिल भी जले। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, हर नए मोड़ पे एक ज़ख्म नया देते हैं। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। कौन होता है मुसीबत में किसी का दोस्त, कौन होता है मुसीबत में किसी का दोस्त। आग लगती है तो पत्ते भी हवा देते हैं, हर नए मोड़ पे एक ज़ख्म नया देते हैं। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। कैसे मुमकिन है धुआं भी ना हो और दिल भी जले, कैसे मुमकिन है धुआं भी ना हो और दिल भी जले। चोट पड़ती है तो पत्थर भी सदा देते हैं, हर नए मोड़ पे एक ज़ख्म नया देते हैं। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं।
वक्त पड़ने पे वही लोग दगा देते हैं और नए मोड़ पे एक जख्म नया देते हैं। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं और नए मोड़ पे एक जख्म नया देते हैं। दोस्त क्या खूब वफाओं का सिला देते हैं। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन से संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात की प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें रविवार 25 फरवरी सुबह 11 बजे मन की बात। हरियाणा सरकार का ये है नारा, हर जन हो खुशहाल हमारा। तुम भी सुनो और सबको सुनाओ, दवाई के साथ आर्थिक सुरक्षा पाओ। जी हाँ, अब हरियाणा सरकार HIV पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा, जिसकी आय 2 लाख से कम है, उन्हें हर महीने 2250 रूपए की आर्थिक सहायता दे रही है। पर ध्यान रहे, पीड़ित व्यक्ति हरियाणा का निवासी हो और निरंतर दवाई ले रहा हो। जीवन को मिलेगी खुशियों की दिशा, जब योजनाओं से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। वित्तीय सहायताओं के लिए अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ART सेंटर पर संपर्क करें। HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? दादी, माँ का काम बहुत बढ़ गया है। पहले एक सिलाई मशीन थी, अब 4 नई ले ली है। हाँ माँ, और मशीन पर काम करने के लिए लोग भी रख लिए हैं। करोड़ों भारतीयों के साथ साथ भारत भी बन रहा आत्मनिर्भर। ये है मोदी की गारंटी। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। हरियाणा सरकार का ये है नारा, हर जन हो खुशहाल हमारा। तुम भी सुनो और सबको सुनाओ, दवाई के साथ आर्थिक सुरक्षा पाओ। जी हाँ, अब हरियाणा सरकार HIV पीड़ित व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या बच्चा, जिसकी आय 2 लाख से कम है, उन्हें हर महीने 2250 रूपए की आर्थिक सहायता दे रही है। पर ध्यान रहे, पीड़ित व्यक्ति हरियाणा का निवासी हो और निरंतर दवाई ले रहा हो। जीवन को मिलेगी खुशियों की दिशा, जब योजनाओं से मिलेगी सामाजिक सुरक्षा। वित्तीय सहायताओं के लिए अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल के ART सेंटर पर संपर्क करें। HIV एड्स से संबंधित अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? दादी, माँ का काम बहुत बढ़ गया है। पहले एक सिलाई मशीन थी, अब 4 नई ले ली है। हाँ माँ, और मशीन पर काम करने के लिए लोग भी रख लिए हैं। करोड़ों भारतीयों के साथ साथ भारत भी बन रहा आत्मनिर्भर। ये है मोदी की गारंटी। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते।
नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। मलके तरन्नुम नूरजहां को फन्ने गायकी में जो मकाम व मर्तबा और जो इम्तियाज आज हासिल है, उसकी बुनियाद बरसों की लगन, मेहनत और मुसलसल रियाजत पर उस्तवार हुई है। गजल शायरी की एक ऐसी सिंफ है जिसके साथ गायकी में इंसाफ करना और मानी व ख्याल की वजाहत करना सिर्फ और सिर्फ पुख्ताकार गुलकार ही का हिस्सा होता है। अहमद फराज की गजल, मलके तरन्नुम नूरजहां की आवाज और मौसीकी, जी इस गजल की मौसीकी भी तरतीब दी है खुद मलके तरन्नुम नूरजहां ने। और यहाँ आमिर आपसे सिलसिले कभी नहीं तोड़ेगा इंशाल्लाह। फिलहाल अंजू आ चुकी हैं